आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी माननीय मंत्री और जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, सेना, अर्धसेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस समारोह में भारत माता के उन महान सपूतों के परिजन जिन्होंने अपने आप को देश की आजादी या स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, उन वीर परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित उत्तर प्रदेश के मेरे समस्त भाइयों और बहनों, अमृत काल की इस पावन बेला में देश की आजादी के 77वें पावन जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हम सबको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सब का आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद
चाहिए उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहाँ पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहाँ पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, जिस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के उन जवानों को सम्मान अभी यहाँ पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी, और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का, उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहाँ पर ये सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है, और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमें हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता
को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपनी मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता है। उसके लिए प्राथमिकता जाति, मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा। ये भाव, भंगिमा हर जगह, हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन 5 प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एक और एकीकरण के लिए कार्य करना है, लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा, लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। अब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया के 85% GDP पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा है, इस समूह के साथ जुड़ा है। और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में ये आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने, प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है। पिछले
9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है। और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है। आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम की एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के इस बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया अपने आप को, अपने खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ। आपने देखा होगा इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहाँ लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जब ये निवेश नीचे उतरेगा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
भर्ती की प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निष्ठापूर्ण तरीके से लागू करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए मुकाबला दिखाई देता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रमुख धर्मस्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। काशी एक नई काशी के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है। गत वर्ष वाराणसी में 10 करोड़ श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाता है। दुनिया के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या वाला कोई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह काशी बना। ब्रज क्षेत्र लगभग 6 से 7 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वहां पर उन पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के इन स्थलों में अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने। 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उसी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा। अयोध्या धाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ भी उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जल मार्ग यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर के लैंड वाटरवे, देश का नंबर 1 वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटरवे की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम हर उस नदी के अंदर जहां पर चाहे उसे नदियों को करना हो या ड्रेजिंग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपनी कृषि
बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर था, नंबर 1 पर कृषि था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे करके अपनी पटरी से उतर चुका था। लोग पलायन कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था रही हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करने का कार्य रहा हो, या 2017 के बाद सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की नीति को लागू करने, एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम अपने अन्नदाता किसानों को देने का कार्य रहा हो, या फिर फसलों के विविधीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 अन्नदाता किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और गत 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 2,61,00,000 किसानों के खाते में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है, और जो सेक्टर माना जा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, आज इससे उभर करके कैसे समृद्धिशाली किसान बन सकता है, इस परिकल्पना को भी साकार किया गया है। इसका साक्षात रूप आज देखने को मिल सकता है। जब किसान हंसता है, उसके चेहरे की खुशहाली देखते हुए बनती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले हैं। इन कार्यक्रमों ने खेती से प्लान कर रहे किसानों को फिर से खेती बाड़ी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है, और राज्य सरकार ने तय किया है कि जो लगभग 14 लाख निजी ट्यूबवेल है, गत वर्ष हमारी सरकार ने अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए इन 14 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को विद्युत बिल में 50% की छूट उपलब्ध करवाई थी। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सरकार बहुत शीघ्र अपने अन्नदाता किसान को फ्री में विद्युत की आपूर्ति निजी ट्यूबवेल को उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रही है। ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आपको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन में हर विद्यार्थी को 1,91,00,000 बच्चों को तो बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ गत 6 वर्ष के अंदर लगभग 60 लाख विद्यार्थियों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज वहां पे ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हो या स्मार्ट क्लास, टॉयलेट और पेयजल की विशुद्ध यानी शुद्ध उपलब्धता कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक श्रमिक का बेटा भी अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगा। यह कल्पना नहीं बल्कि साकार होने जा रहा है। 18 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए। और कोविड कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जुड़े हुए बच्चों को भी
हम लोग इन विद्यालयों में प्रवेश के साथ जोड़ने जा रहे हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी हो या व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया है और एक अवसर है जब भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर एजुकेशन हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सभी भारत की सदी हो शिक्षा के क्षेत्र में इस पर कार्य करने के लिए निरंतर नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें तकनीक का उपयोग भी किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त होता था यह प्रदेश इस कालखंड में। ये सीजन था, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से कालकलवित होते थे, इसकी चपेट में आते थे, असमय कालकलवित होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है गत 6 वर्ष के अंदर हुए प्रयासों का परिणाम इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे जो कालकलवित होते थे, आज उनको बचाने में सफलता प्राप्त हुई। 98% बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है और तेजी के साथ इस क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवारों को 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 15 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ने और 2 करोड़ बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी करने में सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, हमें नए भारत के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प देशवासियों को दिया है। स्वाभाविक रूप से देश की आबादी का लगभग 5वां भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में निवास करती हो उस प्रदेश का भी तो कोई दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में इस दायित्व को बखूबी अपने अन्नदाता किसानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कुल भूमि का देश का 11% भाग उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति का 20% उत्पादन करने में सफल हुआ है। इसको और बढ़ाने की संभावना उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। 56% जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो कामकाजी है, जिसके परिश्रम और पुरुषार्थ पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी होगी। इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस प्रकार का अवसर से देना होगा और इस दृष्टि उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि आगामी 5 वर्ष के लिए हम भी अपनी इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के चलेंगे। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए एक संकल्प, जो संकल्प विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला। इन 6 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या ये संभव होगा? मैंने कहा हाँ, संभव होगा। हमने 5 वर्ष में दुगना किया और दुगना तब किया जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने चुनौती दे रही थी, लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी, तब हमने दुगने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगला 5 वर्ष तो हमारे लिए है
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ने का एक अवसर आजादी के अमृत काल का यह प्रथम समारोह हमें उपलब्ध करा रहा है और इसका रास्ता जाता है पंचप्रण से। पंचप्रण का वह संकल्प जो आज अभी शपथ के रूप में हम सब ने ग्रहण किया है, जिसका संकल्प आज हर अमृत सरोवर पे हो रहा है, जिसका संकल्प आज हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, हर जनपद में समारोह पूर्वक लोग ले रहे हैं। कोई सोचता था कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतनी बड़ी आबादी का राज्य उभर पाएगा, लेकिन कोरोना अंततः हमारे संकल्प के सामने पराजित हुआ। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र अभी भी कोरोना से आहत हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो शानदार यात्रा के साथ फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता कोरोना कहीं है भी। कारण है संकल्प शक्ति जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है तो उसका वास्तविक रूप परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। हम सबको भी आज एक बार फिर से इन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए कार्य करना होगा और इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आने वाला 25 वर्ष का एक कालखंड हम सबको एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। एक नए भारत के दर्शन के लिए, नए भारत और एक विकसित भारत के मार्ग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हम सब इसके साथ जुड़े, तो पंचप्रण ले है विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विरासत का सम्मान हम सबका संकल्प होना चाहिए। गुलामी के अंश से मुक्ति हम सबका संकल्प होना चाहिए। एकता और एकीकरण हम सबका संकल्प होना चाहिए और इन सब की अंतर्निहित आत्मा है, वह है हर नागरिक का अपना कर्तव्य। हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई कारण नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाए। और भाइयों बहनों, इसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। हर घर तिरंगा का ये कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों घरों पर तिरंगा अपनी आन मान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक है तिरंगा। देश के वीर शहीदों को के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आह्वान कर रहा है। आजादी के अमृत काल का एक प्रथम वर्ष हम सबको आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना के साथ जोड़ता है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम में से हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर पाए और गौरव की अनुभूति बात को लेकर कर पाए कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब उस समारोह के साथ हम भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे और उस समय हम उस समय की पीढ़ी को बोल सकेंगे कि संकल्प हमारा था, इस संकल्प की कार्य योजना हम लोगों ने मिलकर के बनाई थी और ये संकल्प आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अब आगामी 100 वर्ष की कार्य योजना उस समय की पीढ़ी बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, हजारों वर्षों की भारत की यात्रा आगामी 1000 वर्ष की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपने आप को भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कर्तव्य के पथ पर
अडिग होकर के कार्य करते हुए समर्पित किया, बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि हम लोग अमृत काल के इस प्रथम वर्ष के संकल्प के साथ जुड़ करके एक समृद्ध और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से अमृत काल की इस बेला में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सबका आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें एक कैसा भारत चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए जो एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, जिस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहां पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी, और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का, उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहाँ पर ये सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या के भाव के साथ
जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमें हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति, मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति, मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा। ये भाव, ये भंगिमा हर जगह, हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की उस सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन 5 प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के हिंसों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एकता और एकीकरण के लिए कार्य करना है। लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। अब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है,
दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा है, इस समूह के साथ जुड़ा है और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में ये आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने, प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है, पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम की एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के इस बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया, अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का
प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ। आपने देखा होगा इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहाँ लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जगह निवेश नीचे उतरेगा। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निष्ठापूर्ण तरीके से लागू करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए मुकाबला दिखाई देता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रमुख धर्मस्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। काशी एक नई काशी के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है। गत वर्ष वाराणसी में 10 करोड़ श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाता है। दुनिया के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या वाला कोई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह काशी बना। ब्रज क्षेत्र लगभग 6 से 7 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वहां पर उन पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के इन स्थलों ने अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे,
अभी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा। अयोध्या धाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ भी उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, जलमार्ग यहां पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर के लैंड वाटरवे, देश का नंबर 1 वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटरवे की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम हर उस नदी के अंदर जहां पर चाहे उसे नदियों को चैनलाइज करना हो या ड्रेजिंग के माध्यम से जल मार्गों की सुविधा को विकसित करना हो, हम इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपनी कृषि बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर था, नंबर 1 पर कृषि था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे करके अपनी पटरी से उतर चुका था, लोग पलायन कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था रही हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करने का कार्य रहा हो, या 2017 के बाद सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की नीति को लागू करने, एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम अपने अन्नदाता किसानों को देने का कार्य रहा हो, या फिर फसलों के विविधीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 अन्नदाता किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और गत 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 2,61,00,000 किसानों के खाते में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है और जो सेक्टर माना जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा, आज इससे उभर करके कैसे समृद्धिशाली किसान बन सकता है, इस परिकल्पना को भी साकार किया गया है, जिसका साक्षात रूप आज देखने को मिल सकता है। जब किसान हंसता है, उसके चेहरे की खुशहाली देखते हुए बनती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले हैं। इन कार्यक्रमों ने खेती से प्लान कर रहे किसानों को फिर से खेती बाड़ी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और राज्य सरकार ने तय किया है कि जो लगभग 14 लाख निजी ट्यूबवेल है, गत वर्ष हमारी सरकार ने अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए इन 14 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को विद्युत बिल में 50% की छूट उपलब्ध करवाई थी। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सरकार बहुत शीघ्र अपने अन्नदाता किसान को फ्री में विद्युत की आपूर्ति निजी ट्यूबवेल को उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रही है। ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आपको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन में
मध्य बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 60 लाख विद्यार्थियों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज वहां पे ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हो या स्मार्ट क्लास, टॉयलेट और पेयजल की विशुद्ध यानी शुद्ध उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक श्रमिक का बेटा भी अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगा। ये अब कल्पना नहीं बल्कि साकार होने जा रहा है। 18 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए। और कोविड कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जुड़े हुए बच्चों को भी हम लोग इन विद्यालयों में प्रवेश के साथ जोड़ने जा रहे हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी हो या व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया है और एक अवसर है जब भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर एजुकेशन हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सभी भारत की सदी हो शिक्षा के क्षेत्र में, इस पर कार्य करने के लिए निरंतर नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें तकनीक का उपयोग भी किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से ध्वस्त होता था या प्रदेश इस कालखंड में ये सीजन था। जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से कालकलवित होते थे, इसकी चपेट में आते थे, असमय कालकलवित होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है गत 6 वर्ष के अंदर हुए प्रयासों का परिणाम इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे जो कालकलवित होते थे, आज उनको बचाने में सफलता प्राप्त हुई। 98% बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है और तेजी के साथ इस क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवारों को 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 15 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ने और 2 करोड़ बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी करने में सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, हमें नए भारत के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प देशवासियों को दिया है। स्वाभाविक रूप से देश की आबादी का लगभग 5वां भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में निवास करती हो उस प्रदेश का भी तो कोई दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में इस दायित्व को बखूबी अपने अन्नदाता किसानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने कृषि योग्य कुल भूमि का देश का 11% भाग उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति का 20% उत्पादन करने में सफल हुआ है। इसको और बढ़ाने की संभावना उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है
तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। 56% जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो कामकाजी है, जिसके परिश्रम और पुरुषार्थ पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी होगी, इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस प्रकार का अवसर से देना होगा। और उस दृष्टि उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि आगामी 5 वर्ष के लिए हम भी अपनी इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के चलेंगे। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए एक संकल्प, जो संकल्प विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला। इन 6 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या ये संभव होगा? मैंने कहा हाँ, संभव होगा। हमने 5 वर्ष में दुगना किया, और दुगना तब किया जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने चुनौती दे रही थी, लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी। तब हमने दुगने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगला 5 वर्ष तो हमारे लिए है। इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ने का एक अवसर आजादी के अमृत काल का यह प्रथम समारोह हमें उपलब्ध करा रहा है, और इसका रास्ता जाता है पंचप्रण से। पंचप्रण का वह संकल्प जो आज अभी शपथ के रूप में हम सब ने ग्रहण किया है, जिसका संकल्प आज हर अमृत सरोवर पे हो रहा है, जिसका संकल्प आज हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, हर जनपद में समारोह पूर्वक लोग ले रहे हैं। कोई सोचता था कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतनी बड़ी आबादी का राज्य उभर पाएगा? लेकिन कोरोना अंततः हमारे संकल्प के सामने पराजित हुआ। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र अभी भी कोरोना से आहत हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो शानदार यात्रा के साथ फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता कोरोना कहीं है भी। कारण है संकल्प शक्ति। जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है, तो उसका वास्तविक रूप परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। हम सबको भी आज एक बार फिर से इन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए कार्य करना होगा। और इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आने वाला 25 वर्ष का एक कालखंड हम सबको एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। एक नए भारत के दर्शन के लिए, नए भारत और एक विकसित भारत के मार्ग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हम सब इसके साथ जुड़े, तो पंचप्रण ले है विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विरासत का सम्मान हम सबका संकल्प होना चाहिए। गुलामी के अंश से मुक्ति हम सबका संकल्प होना चाहिए। एकता और एकीकरण हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इन सब की अंतर्निहित आत्मा है, वह है हर नागरिक का अपना कर्तव्य। हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई कारण नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाए। और भाइयों बहनों, इसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों घरों पर तिरंगा अपनी आन मान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक है तिरंगा। देश के वीर शहीदों को के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आह्वान कर रहा है।
आजादी के अमृत काल का एक प्रथम वर्ष हम सबको आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना के साथ जोड़ता है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम में से हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर पाए, और वह गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर कर पाए कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उस समारोह के साथ हम भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। और उस समय की पीढ़ी को बोल सकेंगे कि संकल्प हमारा था, ये संकल्प की कार्य योजना हम लोगों ने मिलकर के बनाई थी, और ये संकल्प आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अब आगामी 100 वर्ष की कार्य योजना उस समय की पीढ़ी बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, हजारों वर्षों की भारत की यात्रा आगामी 1000 वर्ष की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपने आप को भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कर्तव्य के पथ पर अडिग होकर के कार्य करते हुए समर्पित किया, बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सबका आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए? उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की। उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, इस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था। उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया।
देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहाँ पर किया गया। और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का, उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहाँ पर ये सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव, भंगिमा हर जगह हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की उस सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है।
जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन पंच प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एक बार एकीकरण के लिए कार्य करना है, लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा, लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। अब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया के 85% GDP पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा, इस समूह के साथ जुड़ा है, और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों के अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने, प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है, पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है, वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है। और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं, और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है।
आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम की एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के इस बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया, अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ। आपने देखा होगा इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, इस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहाँ लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जब निवेश नीचे उतरेगा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निष्ठापूर्ण तरीके से लागू करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए मुकाबला दिखाई देता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रमुख धर्मस्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। काशी एक नई काशी के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है। गत वर्ष वाराणसी में 10 करोड़ श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाता है दुनिया के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या वाला कोई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह काशी बना। प्रति क्षेत्र लगभग 6 से 7 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वहां पर उन पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में
उत्तर प्रदेश के इन स्थलों में अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विरासत के सम्मान के साथ जोड़ते हुए 2019 के प्रयागराज कुंभ से प्रारंभ हुई वह यात्रा आज काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रज क्षेत्र हो, अयोध्या धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो या फिर हेरिटेज और इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, हर एक क्षेत्र में एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ अनेक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति दे रहा है। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज परिणाम हमारे सामने 2017 तक जिस प्रदेश में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उसी प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा। अयोध्या धाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, जलमार्ग यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर के लैंड वाटरवे देश का नंबर 1 वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटरवे की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम हर उस नदी के अंदर जहां पर चाहे उसे नदियों को चैनलाइज करना हो या ड्रेजिंग के माध्यम से जल मार्गों की सुविधा को विकसित करना हो, हम इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपनी कृषि बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर था, नंबर 1 पर कृषि था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे करके अपनी पटरी से उतर चुका था। लोग पलायन कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था रही हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी योजनाओं को लागू करने का कार्य रहा हो, या 2017 के बाद सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की नीति को लागू करने, एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम अपने अन्नदाता किसानों को देने का कार्य रहा हो, या फिर फसलों के विविधीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 अन्नदाता किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और गत 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 2,61,00,000 किसानों के खाते में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
भर करके कैसे समृद्धिशाली किसान बन सकता है, इस परिकल्पना को भी साकार किया गया है। इसका साक्षात रूप आज देखने को मिल सकता है। जब किसान हंसता है, उसके चेहरे की खुशहाली देखते हुए बनती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले हैं। इन कार्यक्रमों ने खेती से प्लान कर रहे किसानों को फिर से खेती बाड़ी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और राज्य सरकार ने तय किया है कि जो लगभग 14 लाख निजी ट्यूबवेल है, गत वर्ष हमारी सरकार ने अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए इन 14 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को विद्युत बिल में 50% की छूट उपलब्ध करवाई थी। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सरकार बहुत शीघ्र अपने अन्नदाता किसान को फ्री में विद्युत की आपूर्ति निजी ट्यूबवेल को उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रही है। युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन में हर विद्यार्थी को 1,91,00,000 बच्चों को तो बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ गत 6 वर्ष के अंदर लगभग 60 लाख विद्यार्थियों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी है। आज वहां पे ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हो या स्मार्ट क्लास, टॉयलेट और पेयजल की विशुद्ध यानी शुद्ध उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक श्रमिक का बेटा भी अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगा। यह कल्पना नहीं बल्कि साकार होने जा रहा है। 18 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए। और कोविड कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जुड़े हुए बच्चों को भी हम लोग इन विद्यालयों में प्रवेश के साथ जोड़ने जा रहे हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी हो या व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया है और एक अवसर है जब भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर एजुकेशन हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सदी भारत की सदी हो शिक्षा के क्षेत्र में, इस पर कार्य करने के लिए निरंतर नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें तकनीक का उपयोग भी किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त होता था यह प्रदेश इस कालखंड में। एक सीजन था, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से कालकल्पित होते थे, इसकी चपेट में आते थे, असमय कालकल्पित होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है गत 6 वर्ष के अंदर हुए प्रयासों का परिणाम इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे जो कालकल्पित होते थे, आज उनको बचाने में सफलता प्राप्त हुई। 98% की बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है और तेजी के साथ इस क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवारों को 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 15 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जोड़ने और
आदि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी करने में सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, हमें नए भारत के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प देशवासियों को दिया है। स्वाभाविक रूप से देश की आबादी का लगभग 5वां भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में निवास करती हो, उस प्रदेश का भी तो कोई दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में इस दायित्व को बखूबी अपने अन्नदाता किसानों के माध्यम से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कुल भूमि का देश का 11% भाग उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति का 20% उत्पादन करने में सफल हुआ है। इसको और बढ़ाने की संभावना उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। 56% जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो कामकाजी है, जिसके परिश्रम और पुरुषार्थ पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी होगी। इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस प्रकार का अवसर से देना होगा, और उस दृष्टि उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि आगामी 5 वर्ष के लिए हम भी अपनी व्यापक कार्य योजना को लेकर के चलेंगे। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए एक संकल्प, जो संकल्प विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला। इन 6 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या ये संभव होगा? मैंने कहा हाँ, संभव होगा। हमने 5 वर्ष में दुगना किया, और दुगना तब किया जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने चुनौती दे रही थी, लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी। तब हमने दुगने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगला 5 वर्ष तो हमारे लिए है। इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ने का एक अवसर आजादी के अमृत काल का यह प्रथम समारोह हमें उपलब्ध करा रहा है, और इसका रास्ता जाता है पंचप्रण से। पंचप्रण का वह संकल्प जो आज अभी शपथ के रूप में हम सब ने ग्रहण किया है, जिसका संकल्प आज हर अमृत सरोवर पे हो रहा है, जिसका संकल्प आज हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, हर जनपद में समारोह पूर्वक लोग ले रहे हैं। कोई सोचता था कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतनी बड़ी आबादी का राज्य उभर पाएगा? लेकिन कोरोना अंततः हमारे संकल्प के सामने पराजित हुआ। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र अभी भी कोरोना से आहत हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो शानदार यात्रा के साथ फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता कोरोना कहीं है भी। कारण है संकल्प शक्ति। जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है, तो उसका वास्तविक रूप परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। हम सबको भी आज एक बार फिर से इन संकल्पों के साथ जुड़ते हुए कार्य करना होगा, और इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आने वाला 25 वर्ष का एक कालखंड हम सबको एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। एक नए भारत के दर्शन के लिए, नए भारत और एक विकसित भारत के का मार्ग देश की सबसे
सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हम सब इसके साथ जुड़े। जो पंचकर्ण में है विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विरासत का सम्मान हम सबका संकल्प होना चाहिए। गुलामी के अंश से मुक्ति हम सबका संकल्प होना चाहिए। एकता और एकीकरण हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इन सब की अंतर्निहित आत्मा है, वह है हर नागरिक का अपना कर्तव्य। हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई कारण नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाए। और भाइयों बहनों, इसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। हर घर तिरंगा का ये कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों घरों पर तिरंगा अपनी आन मान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक है तिरंगा। देश के वीर शहीदों को के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आह्वान कर रहा है। आजादी के अमृत काल का एक प्रथम वर्ष हम सबको आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना के साथ जोड़ता है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम में से हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर पाए। और वह गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर कर पाए कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उस समारोह के साथ हम भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। और उस समय की पीढ़ी को बोल सकेंगे कि संकल्प हमारा था, ये संकल्प की कार्य योजना हम लोगों ने मिलकर के बनाई थी और ये संकल्प आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अब आगामी 100 वर्ष की कार्य योजना उस समय की पीढ़ी बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के संकल्प के साथ जुड़ेगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, हजारों वर्षों की भारत की यात्रा आगामी 1000 वर्ष की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपने आप को भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कर्तव्य के पथ पर अडिग होकर के कार्य करते हुए समर्पित किया, बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ कि हम लोग अमृत काल के इस प्रथम वर्ष के संकल्प के साथ जुड़ करके